एक तरफ प्रण है, एक तरफ रण है और टक्कर भीषण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विशेष सत्र, महिला आरक्षण का रास्ता खोला जाएगा। सब कह रहे हैं हो, लेकिन वो सियासत ही क्या जो हर किसी के चलने का रास्ता उन्हें ढूंढवा न दे। विपक्ष आरक्षण में कोटे की बात करते करते उस मुद्दे पर आ गया जिसमें उन्हें उतनी ही सुर्खियां मिल सके जितनी ऐतिहासिक कदम को मिलेगी, परिसीमन। सवाल यह है कि क्या परिसीमन देश के राज्यों में भेदभाव की स्थिति खड़ी कर सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो मैं पीसीआर से कहूंगा ग्राफिक्स को एक बार प्ले करें, ग्राफिक्स 1 और 2 में, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। अगर हम ये मानकर चलें कि लोकसभा में 850 सीटें बढ़ेंगी, जिसमें से 815 तो राज्यों में होगी और 35 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं, पर 2011 की जनगणना के हिसाब से वहां पर सीटों की संख्या 50 हो जाएगी, यानी 11 सीटें बढ़ेंगी। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो अभी लोकसभा सीटें 80 हैं और 2011 की जनगणना के हिसाब से 138 हो जाएंगी, यानी 58 सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में विपक्ष ये बताना चाह रहा है कि इस तरीके से तो दक्षिण का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमजोर पड़ जाएगा, और ऐसे में दक्षिण के राज्य आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। तो अब मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, तो डिबेट पे चलते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से वीरेंद्र शर्मा जी जुड़ेंगे, कांग्रेस से करणवीर सिंह राजपुरा मेरे साथ हैं, और जितेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आप सभी का स्वागत, वीरेंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं आप तीनों का और हमारे तमाम दर्शकों का प्राइम डिबेट में। मैं जितेंद्र जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मतलब ये जो लोकसभा की सीटें या राज्यसभा की सीटें ये डिसाइड हुई होंगी, तो इसमें मेरे ख्याल से जनगणना से इतर इस बात का भी तो ख्याल रखा गया होगा ना कि हर इलाके को एक रेशो में, एक परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन मिले, और अगर परिसीमन होता है तो क्या वही रेशो मेंटेन नहीं होना चाहिए? स्वप्निल, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गहरा सवाल भी है, क्योंकि लोगों में एक मान्यता रहती है, एक तरह से लोग ये मानकर चलते हैं कि डिलिमिटेशन जो होता है, परिसीमन, ये इसका आधार केवल जनसंख्या रहता है। हाँ, भारत में निसंदेह अनुच्छेद 82 के तहत जो व्यवस्था है हमारे संविधान के, तो इसमें मुख्य पैरामीटर जनसंख्या को रखा गया है, और ये आज से नहीं है। इसकी शुरुआत आप जब हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, तो वहाँ इसमें इसकी जड़ें वहाँ देखने को मिलती हैं, शुरुआत वहाँ से होती है। तो जब उसका गठन किया गया तो मोटे मोटा एक पैरामीटर रखा गया कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या का एक प्रतिनिधित्व या एक सीट निर्धारित कर ली गई थी। उसी को आगे फॉलो अप किया। अब हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में देखते हैं इन चीजों को, तो वही सार मिलता है जिसे बाद में हमने यहाँ स्वीकार कर लिया अनुच्छेद 82 के तहत। आपकी बात बड़ी वजनदार बात है, लेकिन आपकी बात से तो आप साउथ और नॉर्थ की जो ये डिबेट अभी खड़ी हो रही है, इसका सॉल्यूशन पर जा रहे हैं। मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा इसको बताने में। ठीक है, ओके। आप ध्यान से समझिएगा। होना तो चाहिए कि समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल सिस्टम होना चाहिए, इससे तो विवाद खत्म हो जाएगा। पर विवाद क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोर्शनल सिस्टम कहता है या नहीं कहता है? सवाल तो ये है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्रोपोर्शनल की व्यवस्था नहीं करता है, वहां जनसंख्या को आधार माना गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो राइट है, राइट है, बिल्कुल राइट है, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा गैप जो है ना, विवाद, जैसा कि सब जानते हैं, अब 1971 को उन्होंने बेस माना था। देखिए 1971 से लेके अब तक, अब अगर जनगणना होगी इस साल, तो लगभग 92 से 93 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, लगभग 1 अरब के आसपास, 92 करोड़ ऑलमोस्ट। तो बड़ा, बहुत ही बड़ा स्पष्ट सी समस्या है। इससे समस्याएं क्या होंगी? पहली समस्या तो ये होगी कि केंद्र में, केंद्रीय जो संसद है उसमें प्रतिनिधित्व गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब, हम उत्तरी भारतीय लोगों ने तो जनसंख्या में बहुत तेजी से बड़ा योगदान दिया है, और दक्षिण भारत के राज्य थोड़ा एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने हम अपने जो सरकार की पॉलिसीज के साथ थे, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 2 बच्चे अच्छे, वो सरकार की पॉलिसीज के साथ थे। तो वो क्या खामियाजा भुगते हैं इस बात का? आलोचक यही कहते हैं। देखो, मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि सरकार की तरफदारी या विपक्ष की जुबान में बोलूं, मैं एक सब विषय विशेषज्ञ की तरह बात करता हूं। ये बात ठीक है, अगर यही पहले ठीक या गलत कहने से पहले ये जान लीजिए कि एक तरफ तो उत्तरी भारत, जैसा कि आपने आंकड़ा बताया अभी आप यूपी का आंकड़ा ले लीजिए। यूपी में अभी कितनी है? 80 सीटें हैं, और अगर ये डिलिमिटेशन हुआ इस जनगणना के बाद, 138 हो जाएगी, तो लगभग 138 यानी 58 बढ़ी। सर 138 से भी ज्यादा बढ़ेंगी, ये 138 से भी ज्यादा जाएंगी। और साउथ का यही एग्जांपल ले तो केरला की तो सीटें घटेंगी। केरला में 3 ही बढ़ रही हैं, वो उसकी 20 से 23 जा रही घटेंगी। और अगर तमिलनाडु की बात करें
तो उसकी भी सीटों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा। 11 ही सीटें बढ़ तो रही हैं। इसका मतलब तो वहां पे रायशुमारी, अगर केंद्र कोई कानून बनाना चाहेगा तो राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, चूंकि इन लोगों के एमपी ज्यादा चुनकर जाएंगे, ज्यादा जाएंगे तो किसी भी कानून पर इन लोगों का समर्थन ज्यादा रहेगा। ठीक तो है। साउथ का कुल मिला के बहुमत को बैकफुट पर धकेला जाएगा। तो एक तरफ है साउथ का टेंशन और साउथ इसे कह रहा है बीजेपी का एक्सटेंशन। मैं इस पर वीरेंद्र जी आपसे जवाब लेना चाहता हूं। मतलब साउथ का टेंशन यह है कि बीजेपी एक्सटेंशन कर रही है खुद का, वो ये देख रही है कि हम दोबारा सत्ता में कैसे आ सकते हैं। आप यूपी में सीटें बढ़ा दीजिए तो ये यूपी ही से तो रास्ता निकलता है दिल्ली का, तो वो कह रहे हैं कि आप वहां पर 58 सीटें बढ़ा रहे हैं, तमिलनाडु में 11, केरला में 3, आंध्र प्रदेश में 9, तेलंगाना में 7। और स्वप्निल भाई, लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि टेंशन किसको है। साउथ को नहीं, साउथ में किसे है? तमिलनाडु में साउथ एमके के स्टालिन है। नागरिक को तो नहीं, तमिलनाडु में देखिए एमके स्टालिन है। भाई, ये इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास की अगर और हम जाएंगे ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक विकृत राजनीति का स्वरूप अगर किसी ने निर्धारित किया तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से हो चुका था। अच्छा, जब केंद्र को विशेष शक्तियां दे दी गई, और वह किसने किया? कांग्रेस ने किया। और उसके अलावा जिस प्रकार से संघीय ढांचे पर बार बार प्रहार हुए, या लोकतंत्र का जिस प्रकार गला घोटा गया, या फिर दूसरा विषय ले लीजिए जो आज ये कह रहे हैं जनसंख्या को लेकर या अन्य दूसरे विषयों को लेकर, जिन्हें आज लगता है कि दक्षिण भारत की राजनीति बहुत ही गर्त में चली जाएगी या उन राज्यों का भला नहीं होगा। लेकिन इन्हें यह भी सोचना चाहिए जो नहीं, वो भलाई की बात नहीं कर रहे हैं वीरेंद्र भाई, वो बात इस बात की कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनली हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, जो कि आंकड़ों में दिख भी रहा है। अगर हम रेशो निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम नजर आएगा। देखिए स्वप्निल भाई, पूरा इस विषय को पूरा समझिए। वह पार्टी है प्रश्न उठा रही है जिसका स्वयं का इतिहास ऐसा है, जिसकी स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की जिसने इस देश को गुलाम बनाए रखा। तो उनका भी वही, आज भी वही परिप्रेक्ष्य है कि रूल डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। जैसा अंग्रेजों का था, ठीक वैसा ही कांग्रेस आज भी कर रही है कि बांटो और राज करो। दूसरा प्रश्न ये कहते हैं कि हमें दक्षिण भारत का ध्यान रखना चाहते हैं। भैया, के कामराज इन्हीं के नेता थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया था वह पूरा भारत जानता है। तब इनको वीरेंद्र भाई, अब इतिहास तो ये लिखेगा ना कि साउथ के स्टेट्स के साथ बीजेपी क्या कर रही है। पूरी बात सुनिए, जब पी नरसिंह राव के साथ अपमान हुआ तब इन्हें दक्षिण भारत याद नहीं आया, और जब ये बात वीरेंद्र भाई, स्तर पर वीरेंद्र भाई, इन्हें उत्तर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वीरेंद्र भाई, मतलब सवाल ये नहीं इन्होंने उस समय देखिए, इतिहास की गलतियों को हम अपने तरीके से दोहराएंगे, ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर साउथ को ये लग रहा है कि उनका प्रोपोर्शन कम हो रहा है, तो लग रहा है जी। मैं कह रहा हूं कि अगर साउथ को ऐसा लग, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो क्या होता कि जब आप डिलिमिटेशन करने वाले हैं तो कम से कम 1 साल की इंटेंसिव चर्चा करते, सर्वदलीय बैठक बुलाकर ओपन फॉर ऑल करते, उनके भी सुझाव लेते। आप एकाएक एक दिन आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं। हाँ, देखिए स्वप्निल भाई, अभी तक जो भी बातें चल रही है वो सिर्फ कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। जब अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार वह कार्य करेगा और किन नीति और रीतियों पर कार्य करेगा, वह अभी आने दीजिए, उसके बाद बात होगी। लेकिन जिनको गंदी राजनीति करनी है वो कांग्रेस के नेता कुछ भी करते रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तमिलनाडु में अभी चुनाव है। पर आपने मसौदा दे दिया ना सर, उस मसौदे के हिसाब से कॉमन मैच तो हम लोग जानते हैं। देखिए स्वप्निल भाई, लेकिन उन्हें उससे पहले कभी याद क्यों नहीं आया? उन्हें उत्तर भारत क्यों नहीं याद आया? जब उत्तर भारत के हितों का कुठाराघात किया तब उन्हें क्यों नहीं याद आया? और दक्षिण भारत की क्यों याद आ रहा है? तो तुम्हें पता तमिलनाडु में चुनाव है, ठीक है, उसी समय कुछ ना कुछ ऐसी गंदी राजनीति करनी है। अरे सर देखिए, चुनावों का तो ऐसा है कि अभी आप ये कदम उठा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है क्योंकि बंगाल और असम में चुनाव चल रहे हैं इसलिए आप ये कदम उठा रहे हैं। चुनाव तो हमारे यहाँ हर साल होने, आप किसी न किसी चुनाव के नजदीक ही होंगे, कोई भी कदम उठाइए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाया जाता है? बार बार मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं यह विषय
ये कहते हैं कि साहब वहां पे ठीक ऐसा है। होना चाहिए, वहां ठीक पे है। ऐसा होना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र भाई, 2 मिनट, अब मैं आपको रोक रहा हूं। OBC करणवीर सिंह राजपुरा को भी मैं डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। ओबीसी आयोग के गठन की बात ठीक आती है। है तो ये उससे भग जाते हैं। ठीक है, ठीक और है। केंद्र में कहते ठीक हैं है। कि हमें हाँ। उसमें भी भाग वीरेंद्र भाई, चाहिए। वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुक जाइए, अब आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुक जाइए। करणवीर भाई, जब आप लोगों ने महिला आरक्षण बिल लाया और पास करवाया, उस समय आपने अनकंडीशनल सपोर्ट मांगा और अनकंडीशनल सपोर्ट मिला। ये आज जो आपका इफ एंड बट की स्थिति है वो क्यों है? मतलब आपने एक मुद्दा खोजा, पहले तो आप रिजर्वेशन में कोटा खोज रहे थे, लेकिन सडनली आपको समझ में आया कि नहीं, परिसीमन पकड़ सकते हैं। ये भी उतनी हेडलाइंस बनाएगा यार अपना ये मुद्दा। स्वप्निल जी, बार बार जब आप सुन रहे हैं कि प्रवक्ता चाहे प्रधानमंत्री से चाहे गृह मंत्री से बार बार ये सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे थे, पर अब ये पक्षपात क्यों? कांग्रेस तो पक्षपात के ऊपर बात कर रही है कि ऐसी क्यों ऐसा कानून लाया जा रहा है जो एक तरफा हो। बात आपने भी नहीं, पर समान कानून का तो आप विरोध करते हैं करणवीर भाई, समान कानून का तो आप विरोध करते हैं। समान कानून यानी यूसीसी, आपने सुना होगा। नहीं, समान कानून का तो आप वैसे ही विरोध करते हैं, बोले समान कानून तो हमें चाहिए ही नहीं। ये नहीं, बात करते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ होना आवश्यक है ना। आप एक तरफा पैसा नहीं ले सकते। नहीं, सबका अब ये सबका साथ कहा रहे हैं मेरे मित्र, सबका साथ कहां से आ गया? नहीं, पर वीरेंद्र भाई सबका साथ तो आप सिर्फ वीडियो में मांग रहे हैं, सबका साथ लेने के लिए कोई बैठक आपने बुलाई हो ऐसा है नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए। महिलाओं के लिए केवल आपके लिए 3 नेता। वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए, वीरेंद्र भाई प्लीज रुकिए, वीरेंद्र भाई, सबका साथ वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए प्लीज, वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुके। हाँ करणवीर जी, कौन सी महिला नेता है बता दीजिए आप। से आगे बढ़ी है ना। राजस्थान, हिंदुस्तान आरएसएस की महिला विंग है, आरएसएस की कौन सी नेता महिला है? विंग, नाम बताओ ना, नाम बताओ ना, नाम बताओ महिला ना। विंग कार्यकर्ती है। ये कहाँ चले गए हम? नहीं 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 नहीं, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, नहीं नहीं नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। मैं आपको एक बात बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ। सिर्फ बीजेपी का मतलब भारत नहीं हो सकता, सिर्फ कांग्रेस का मतलब भारत नहीं हो सकता, सिर्फ आरएसएस का मतलब कांग्रेस नहीं भारत नहीं हो सकता। 2 मिनट रुक जाइए आप दोनों प्लीज, आप दोनों रुक जाइए। वीरेंद्र जी आपको रुकना होगा। अरे वीरेंद्र जी सांस लीजिए, वीरेंद्र जी अरे 2 मिनट रुक जाइए। वीरेंद्र भाई क्या कर रहे हैं आप? वीरेंद्र भाई प्लीज, वीरेंद्र भाई रुक जाए प्लीज। आपके समय में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, अब आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। वीरेंद्र जी प्लीज रुक जाइए, वीरेंद्र जी रुक जाइए। ना 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 ना, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। अरे भाई एक काम कीजिए, मेरे दोनों ऑनलाइन गेस्ट को 2 मिनट के लिए म्यूट कीजिए। मेरे दोनों ऑनलाइन गेस्ट को 2 मिनट के लिए म्यूट कीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं वीरेंद्र भाई, करणवीर भाई, इस तरीके से नहीं होगा। मैं आप दोनों को बोलने का मौका दूंगा, किसी को किसी के बीच में बोलने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। जहां तक बात है समर्थन की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेटर लिखकर और एक वीडियो जारी कर ही तो समर्थन मांगा ना। कौन सा सर्वदलीय बैठक बुलाई? नहीं बुलाई। अब ऐसे में कांग्रेस कहीं तो अपनी राय रखेगी, कांग्रेस अपनी राय रख रही है। मैं कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा हूं, पर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आखिर तर्क पर तर्क पैदा क्यों करना चाहती है। करणवीर भाई अब आपका मौका है, आप मुझसे बात करें और चैलेंज न उछालें। करणवीर भाई। हाँ जी सर। हाँ बोलें। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, आप कारण खोज रहे हैं। कांग्रेस भारत की बात कर रही है, भारत के अंदर होने वाले जो पक्षपात है उसकी बात कर रही है। क्या दक्षिण राज्यों को सुनना आवश्यक नहीं है? और जब बार बार ये एक तरफा संवाद करते हैं, नारी अभिनंदन की बात करते हैं, जब राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने 2023 के अंदर जब ये विधेयक लाया गया था महिला आरक्षण का, उस समय कहा था आज से लागू कीजिए, 2024 के अंदर तो आप कर रहे हैं ना आज से। अब देखिए आपकी राय 1.5 साल बाद मानी, लेकिन मानी ना, समय मांगा इन्होंने। आपकी सुनिए, आपका सुझाव बीजेपी ने माना ना, आज मान रहे हैं ना, आज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं नहीं ये तो चुनावों के लिए कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप बताइए? जब जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक नहीं है, प्रतिनिधित्व तो सार्वजनिक नहीं है। 2011 के जनगणना के आंकड़े तो सभी के पास हैं। जनसंख्या से पहले परिसीमन का फलसफा ये ले आए, तो ये कहीं ना कहीं आपको तर्कसंगत लग सकता है क्या? आप बताइए, आप मीडिया में, आप मुझे तो जो तर्कसंगत नहीं लगा उस पर तो मैं डिबेट ले आया ना। बराबर का हिस्सेदारी, सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो देश की आम राय जानकर ये काम होने चाहिए। ठीक है, अब इसको कंट्रोवर्शियल खुद सत्ताधारी पार्टी बनाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। तो कहेगा ही ना। ठीक है, अब तो भारत की बात करेगा। ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। दक्षिण, ठीक है, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। जितेंद्र भाई बात और बताना चाहता हूँ, चलिए शॉर्ट में बोल दीजिए, शॉर्ट में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नहीं बांटना चाहती। ये लड़ाई न्याय अन्याय की है, बात उस पर होनी चाहिए। नहीं, पर 2 सेकंड, साउथ को तो सबसे पहले कांग्रेस से ही दिक्कत हुई थी ना।
कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या भेदभाव किया जाता है? आप तो कभी साउथ को कुछ समझा ही नहीं पाए। कांग्रेस ने तो उस परसेप्शन को तोड़ने की बात की है जो बार आपने बार बात की। हिंदुस्तान को साउथ और नॉर्थ में बांटना चाहते हैं। ठीक है, हम तो बात कर रहे हैं ठीक है, न्याय और अन्याय की। ठीक है, ठीक है। जो बात हो नहीं, अन्याय कुछ नहीं है। हाँ करणवीर भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, अन्याय कुछ नहीं है। खुद ने कहा कि केरल एजुकेट, मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बात कर रहा हूं। नहीं, 2 सेकंड करणवीर भाई, 2 सेकंड करणवीर भाई, 2 सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं बहुत ठोस बात कह रहा हूं, सुनिए ना, मैं आपसे बहुत ठोस बात कह रहा हूं। बीजेपी जो कर रही है और परिसीमन जो होगा, करणवीर भाई ध्यान से सुनिए, करणवीर भाई ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप कहते हैं ना कि आपने इमरजेंसी संवैधानिक अधिकारों के तहत लगाई थी, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही ये परिसीमन हो रहा है, उसके खिलाफ नहीं है। पर मैं उसके मोटिव पर जा रहा हूं। मोटिव अतीत का सहारा लेकर कब तक राजस्थान को, हिंदुस्तान को, इस देश ठीक है, को ठीक है। हाँ जितेंद्र जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे, अब आप जोड़िए। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए करणवीर भाई आप रुक जाइए। हाँ, विद्वान साथी जो बात कर रहे हैं ना, मेरा दोनों से एक आग्रह है कि ये जो बात है, आज का जो टॉपिक है ना, ये मुद्दा, ये संवैधानिक प्रश्न है, न कि राजनीतिक। सही है। थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए और मेहरबानी करके इसको शुद्धता पे ही रखना चाहिए। संवैधानिक प्रश्न है, डिलिमिटेशन शुद्ध रूप से संविधान का एक प्रावधान है, परंतु इस प्रावधान का जब कभी राजनीतिक दुर्भावना या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसको एक टर्मिनोलॉजी है जो अमेरिका में चलती है, जेरीमेंडरिंग उसको बोला जाता है। अर्थात जब सत्ताधारी दल या सत्ताधारी व्यक्ति अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने हिसाब से क्षेत्रों को डिलिमिटेशन करे, डिलिमिटाइज करे या परिसीमित करे फायदा मिलना उठाने के लिए, तब ये जेरीमेंडरिंग शब्द इस्तेमाल होता है। पर मैं एक दो घटनाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। अभी हंगरी में क्या हुआ, 16 साल से तानाशाही की तरह शासन कर रहा था, कहने को तो वो लोकतंत्र था, उसकी सत्ता चलेगी। उन्होंने अपने हिसाब से डिलिमिटेशन खूब किया, सब कुछ कर दिया, फिर भी जनता समझी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ अब यहां अनुच्छेद 82 के तहत जो होने वाला है, देखो लॉजिकली कुछ बात है, ये मुद्दा इतना सारगर्भित है, फिर मैं कह रहा हूं जनता को, आपके माध्यम से आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद आपका, कि यहां पे उत्तर दक्षिण नहीं है, यहां बात है संविधान के अपने उद्देश्य, मूल्य और नैतिकता से भटकने की या उस पर खरा उतरने की। संविधान बहुत ही बड़ा, आज एक हम ऐसे दरवाजे पे खड़े हैं कि डिलिमिटेशन हुआ, एक शब्द आता है संवैधानिक नैतिकता। जब जब संविधान में विकास होता है किसी डिसीजन के माध्यम से या समय के साथ होता ही रहता है, तो वो संवैधानिक नैतिकता को पीछे नहीं छोड़ सकता। और संवैधानिक नैतिकता के साथ साथ संविधान की मूल भावना ये भी कहती है, पर भाई साहब नैतिकता चलेगी तो जो संविधान में संघात्मक लिखा है ढांचा उसी के भी तो हिसाब बना से। रही ना, संघात्मक ढांचा क्या कहता है, लेकिन नैतिकता तो उसी आधार पर चलेगी जिस हिसाब से संविधान कहता है। बिल्कुल वही मैं और कह रहा अगर हूं, आप ही की संविधान ये बात कह का। रहा है, संविधान अगर ये कह रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। लेकिन सर अब यहां पे पॉपुलेशन का आधार, एक कदम पीछे जाओ, पॉपुलेशन को ही आधार क्यों, प्रतिनिधित्व के लिए, और प्रतिनिधित्व का मतलब होता है राय, जनता की। Exactly, ठीक है, जनता की Correct राय, point है, हाँ। लोकतंत्र का मतलब है भागीदारी। हाँ नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूं। चलिए, मेरे राजस्थान के सभी तमाम दर्शकों को यह घटना बहुत अच्छे से याद होगी कि जब निकाय चुनाव करवाने थे तब परिसीमन का जो भी आधार बना उसमें तो ये भी तो हुआ था ना कि कुछ 100 वोटों पर एक वार्ड बना दिया गया गहलोत साहब के राज में। करणवीर भाई, एग्जैक्टली ये बना दिया गया था ना, होता है, वही मैं कह रहा था। मतलब आप फायदे के लिए करें, करते वो हैं। कौन सा सबका साथ था? नहीं, स्वप्निल जी क्लियरिफिकेशन दीजिए, आप कौन सा 100 वोटों पे वार्ड बना? अरे मैंने कहा कुछ 100 वोटों के बढ़ने पर भी वार्ड बना दिए गए और किसी जगह पर 5-5 हजार वोटों के बढ़े। कुछ 100 वोटों पे कौन सा वार्ड बना? अरे ये तो आप भी जानते ये हैं जो भाई मुद्दा है साहब, ना स्वप्निल, इस बात ये तो आप भी जानते हैं करणवीर भाई। अगर ये उसी अनुरूप हुआ जो घोषित है, तब दिक्कत होनी है, लाजमी दिक्कत होगी। पर इसका बीच का रास्ता भी अपनाया जा सकता है ना, डिलिमिटेशन हरकत मत करें, आप तो बताइए कौन से वार्ड में हुआ? अब देखो, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं करणवीर भाई, इस पर बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, परिसीमन पे आपने अपने तर्क लगाए थे ना, बीजेपी संविधान के तर्क लगा रही है। संविधान का तर्क ये भी कहता है कि जो असहमतियां हैं उन पर भी बात की जानी चाहिए, उनको भी सुना जाना चाहिए। अगर कोई जो संघवाद का जो हमारा ढांचा है उसके अंदर कोई राज्य अगर अपनी आपत्ति जारी करता है तो बीजेपी उसको नेगेटिव क्यों ले रही है? उसको पॉजिटिव लीजिए, उसको आप ये आप एक वाजिब पॉइंट कह रहे हो, ये मैं पूछ लूंगा, ये आप बिल्कुल वाजिब पॉइंट कह रहे हो। वीरेंद्र जी, किरण रिजिजू भी ये कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या कर रहे हैं? गणित के आंकड़े ही तो बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सच है। गणित में 1+1 2 ही तो होगा। अब आप ये कहोगे नहीं 1 और 1 11 होते हैं, तो वो तो कहावत है साहब, गणित थोड़ी ना है। अरे स्वप्निल जी देखिए,
पहला विषय तो ये कि संघीय ढांचे की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद ने उस संघीय ढांचे को विकृत किया। 42वां संविधान संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं था। ठीक है। दूसरा विषय जो अभी बात कर रहे थे, पूरी बात सुनिए, संवैधानिक नैतिकता की बात जो कर रहे थे, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि अभी तक तो वह करणवीर भाई आपकी बातचीत सभी सुन रहे हैं, 2 मिनट रुकिए ना भाई। कानून का स्वरूप तय हुआ है और उससे पहले हम अभी से कपोल कल्पित कल्पनाएं कपोल कल्पित नहीं है वीरेंद्र भाई, आपने मसौदा जारी किया है। ये देखिए वीरेंद्र भाई 2 मिनट, आपके हिसाब से उसमें जो पहले डिबेट हुई वो नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र भाई ऐसा नहीं होता। वीरेंद्र भाई आई एम सॉरी, वीरेंद्र भाई आपने मसौदा जारी कर दिया है, हमें मसौदा पढ़ना आता है और मसौदे के हिसाब से कैलकुलेशन निकालना आता है। मैं आपको बताऊं, हमने मसौदा पढ़ लिया है। आपके अनुसार आप चिंतन चर्चा परिचर्चा को ही निकाल रहे हैं। नहीं, आपके अनुसार गजब की बात, गजब की बात, मुझे को चैलेंज कर रहे हैं। किया था, क्या बोल रहे हैं? उसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने पहले उत्तर भारत के साथ कुठाराघात किया था, उसका मतलब ये हुआ। अरे भाई तब की पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीटें बनी, फिर सरकारों की बात को साउथ ने माना। नहीं 2 सेकंड वीरेंद्र भाई, उस समय भी सुनिए वीरेंद्र भाई सुनिए ना, जब हुआ, जैसे ही हुआ उसके बाद सरकारों ने कहा छोटा परिवार सुखी परिवार, साउथ ने मान लिया। सरकारों ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, साउथ ने मान लिया। अगर वो एजुकेटेड हैं और उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अपनाया और उस तरीके से पॉपुलेशन नहीं बढ़ने दी जिस तरीके से राजस्थान, यूपी या उत्तर भारत में बढ़ी, तो इसका खामियाजा वो इस बात से भुगते कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, एथिकल लेवल पर, कि उनकी प्रतिनिधित्व कम हो जाए। स्वप्निल भाई देखिए स्वप्निल जी, अगर आप ये कहना चाहें कि दक्षिण भारत वालों ने ये इसको माना है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो बहुत गलत है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मैं चाहता था आप ये बोल दें, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। भी माना है। आप इस विषय को गलत दिशा में लेकर जा रहा हूं। मैंने सिर्फ वो बात कोट करी जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। सुखी परिवार क्या राजस्थानियों ने नहीं माना? क्या गुजरातियों ने नहीं माना? क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने नहीं माना? हिमाचल के साथ कुठाराघात हुआ या नहीं? उत्तराखंड के साथ कुठाराघात हुआ था या नहीं? सुनिए ये जो विषय है, ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है के विषय है। और उससे पहले जब कानून आया है, कानून आ रहा है, उससे पहले के हैं जो हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत उत्तर भारत की, उस समय उन्हें क्यों नहीं ध्यान था कि डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है? ठीक है, बांट रहा है देश को। उस समय वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई विकल्प है क्या? उसको सम्मान करती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता दिख रहा। देखिए हितों का टकराव है, वो सिर्फ अपने ठीक है करणवीर भाई अब 2 तरीके हैं। करणवीर भाई 2 तरीके हैं, ठीक है, मैं करणवीर भाई 2 तरीके हैं। संसद चालू होते ही या तो आप 1-2 इश्यूज जैसे रिजर्वेशन में कोटे की बात करके और ये परिसीमन वाला पॉइंट उठा के आप हंगामा करने लगे, और या फिर स्वस्थ चर्चा में पॉइंट भाग लेकर अपनी बात मनवा ले जाएं। ठीक है, नंबर्स आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई है और वो लोगों को टच करेगी तो आपका प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा और हेडलाइंस भी बनेगी। आप करने क्या वाले हैं? मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने रिएक्शंस आज देना चालू किया, उससे लग रहा है कि आप पंगा करोगे। स्वप्निल जी, कांग्रेस की हेडलाइन तब बनेगी जब भारत को न्याय मिलेगा, सभी राज्यों को बराबरी की बात करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस भारत के साथ हमेशा अन्याय करते आए हो और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। भारत के साथ हमेशा अन्याय करने वाले, आपने कौन सा न्याय कर दिया? आपने कौन सा न्याय करने वाले अब न्याय की मांग कर रहे हैं? आपने बार महिला आरक्षण का लॉलीपॉप देकर 2023 में पारित कर दिया। अरे वीरेंद्र भाई प्लीज दूसरों को भी बोलने दें। वीरेंद्र भाई क्या हो गया आज आपको? वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए ना। 15 लाख प्रतिनिधि। वीरेंद्र भाई रुक जाइए प्लीज, दूसरे को भी तो बोलने दें। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? पहली प्रधानमंत्री कौन थी? पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वाजपेयी जी का मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपने ना महिलाओं को अधिकार दिए। हम जनरल नॉलेज पार्टी की कौन सी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही? आरएसएस में कौन महिला? नहीं, ठीक है, मैंने दोनों को मौका दिया अपना अपना पॉइंट रखने के लिए। क्या चाहता है संविधान, क्या चाहता है आप इतना बता दीजिए, आप क्या समझ रहे हैं? जनता को बता दो। नहीं, मैं आप हम डिरेल हो रहे हैं, हम बार डिरेल हो रहे हैं। हम डिरेल हो रहे हैं। वीरेंद्र भाई प्लीज रुकिए ना। वीरेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए ना। नहीं, मौका वीरेंद्र जी को ही दो आज। हम नहीं, ये बताएंगे कि नहीं वीरेंद्र भाई क्या कहता है। नहीं, मैं इस तरीके से डिबेट करना पसंद नहीं करता। प्लीज, अगर कोई बात क्लियर ही नहीं हो पाए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। नहीं वीरेंद्र भाई प्लीज, ऐसे हम इंटरजेक्ट क्यों कर रहे हैं?
हम बीच में क्यों बोल रहे हैं? आजादी के समय कांग्रेस ने तो नहीं, किसने सुन किया? लीजिए, कांग्रेस ने विभाजन किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं मैं, पीसीआर मेरा साथ दें। मैं जितेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं, ठीक है जितेंद्र भाई, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। जब हम मसौदे के अंदर घुसकर और चीज़ें पढ़ते हैं तो जब हमें पता चलता है कि जो कमेटियां बनेंगी उसमें जिस तरह के मेंबर्स होंगे, उसमें विपक्ष को कितना साथ मिलने वाला है, ऐसी कमेटियां जिसमें विपक्ष के चेहरे हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर्स सीमित होंगी, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। ये चर्चा के दौरान और भी सामने आएगा। बात ले देकर आती है रिप्रेजेंटेशन पर, बिल्कुल, और रिप्रेजेंटेशन का कोई तय फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, वो वक्त और जरूरत के हिसाब से ही तय होता है और उसी के हिसाब से देखना ये होता है कि निर्णय लेने वाला उसके हिसाब से निर्णय लेता है। कुछ नया, जब आप इतने संशोधन कर ही रहे हो तो आप एक और कर सकते हो। अमित शाह जी आपकी बात पे सहमत हैं। देखो खुद अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुनिए, सबने सुना होगा, पब्लिक डोमेन में है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं और उन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। ऐसा फॉर्मूला हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हितों के साथ कुठाराघात नहीं हो, साउथ इंडिया वाला। इस अब यहाँ सभी लोग एक बात समझिएगा, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ थोड़ा सा दिख रहा है, और वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की बात है। बिल्कुल सही है, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात। और उससे बड़ी बात है कि ये है क्या मुद्दा। असल में देखो संविधान क्या चाहता है, लोकतंत्र में, हमारे तरीके के लोकतंत्र में जब हमारा जनता का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने का प्रश्न आता है तो एक बात तो सत्ता और विपक्ष दोनों को शांति से सुन लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसको अधिकार है इसका इंटरप्रिटेशन करने का कि संविधान की मूल ढांचा क्या चाहता है। मैं बता दूं एक शिक्षक होने के नाते, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में कहता हूं कि संविधान की आत्मा, ये बेसिक स्ट्रक्चर ये कहती है कि भागीदारी सुनिश्चित की जाए, वही लोकतंत्र है। इसका मतलब भागीदारी का अकेला पैरामीटर जनसंख्या नहीं है। अब विवाद हो रहा है जनसंख्या पे, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी अपनाया जा सकता है। समय अभाव है, वरना मैं समझाता कि क्या हो सकता है। दूसरा और भी भागीदारी का एक पैटर्न 33% भी तो है। ये बहुत अच्छा 33% वाला राज्यसभा में बड़ा इक्वल उनका किया जा सकता है, जैसे अमेरिका में हर राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर दे। चौथा ये भी विकल्प हो सकता है कि जब संविधान संशोधन किए जाएं तो संविधान संशोधन पर वो वाला जो यहां पे डिसाइड होगा ये लागू ना रह के प्रत्येक राज्य को बराबर बहुमत दिया जाए। लड़ाई नहीं होगी क्योंकि केंद्र अपने उत्तरी भारत के बहुमत के दम पर सब कुछ मनमानी नहीं करवा पाएगा। विकल्प तो बहुत सारे हैं। मायना ये रखता है कि सत्ताधीश अब इस पर सच में अगर परिसीमन में फायदा देख रहे हैं तो फिर किस काम का कायदा, लेकिन अगर परिसीमन में कोई फायदा न देखते हुए कुछ किया जाए तब तो वो कायदा। तो कुल मिलाकर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।